औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद के साथ कि आप सब अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और नेमतों के साए में बिल्कुल खैरियत से होंगे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हम क्या कह रहे हैं? हम फिज़िक्स का प्रैक्टिकल क्लास 10th पीबीए फॉर 2025 फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन या फिर सेकंड की जब तैयारी करेंगे तो सेम प्रैक्टिकल्स ही आपके रिपीट होंगे, ठीक है। तो हम 2025 के लिए प्रैक्टिकल्स पीबीए क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली भी और थ्योरेटिकली भी, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली भी। हमने क्या करना है, मैंने आपको इस सिलसिले में पहले तीन और नहीं, पहला, दूसरा और पांचवा करवा दिया पार्ट 1 का, लेकिन अभी मैं पार्ट 2 का पहला करवा रही हूँ आज, ठीक है। तो पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पार्ट 2 का पहला प्रैक्टिकल क्या कहता है? पार्ट 2 का पहला प्रैक्टिकल, जिसमें से 4 नंबर का पेपर बनेगा, वो कहता है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग अ ग्लास लैब। आपने ग्लास लैब को यूज़ करते हुए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते क्या हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि अगर हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे में एंटर हो, यानी कि रिफ्रैक्शन हर हाल में जब होगी जब हमारी लाइट का मीडियम चेंज होगा, ठीक है। मीडियम चेंज होने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज एयर है और एयर से ग्लास में दाखिल हो रही है या फिर एयर से वाटर में दाखिल हो रही है, या लेट्स सपोज कि गिलास से एयर में या वाटर से एयर में दाखिल हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? मीडियम चेंज होना होता है और इस केस में हमारी रिफ्रैक्शन कहलाई जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि एक हमारी रे ऑफ लाइट इस तरह पास हुई है, और जाहिर बात है कि जो रे हमारी आती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और उसका जो एंगल है हमेशा हम उसको पहले नॉर्मल बनाते हैं सरफेस पे, ठीक है। नॉर्मल बनाते हैं, ये आपका थीटा आई है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जब ये इस मीडियम में दाखिल हो गई, ठीक है, ये हमारी ग्लास में दाखिल हो गई, और आपको पता है कि लाइट रेयर है और गिलास जो है वो डेंसर है। जब भी हमारी लाइट डेंसर मीडियम में दाखिल होती है, ये टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है, क्लोज हो जाएगी नॉर्मल के, और ये थीटा आर होगा, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अच्छा, अब कुछ केसेस में आपके न्यूमेरिकल्स में भी आता है कि वो आपको कहते हैं कि लाइट यहाँ से यहाँ एंटर हो रही है, तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो एक रिलेटिव रेशो होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, ये एक रेशो होती है सेम क्वांटिटीज़ की कि किसका ताल्लुक किससे क्या है, यानी ये रिलेटिव है। अगर एक की पता है तो हमें उस एज़ कम्पेयर हम दो चीज़ों को कंपैरिजन में लेते हैं। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करें, यानी कि n बराबर होगा n1/n2। अच्छा, अब n1 क्या है? अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइट ग्लास से एयर में दाखिल हो रही है तो हमारा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा। लेकिन अब अगर मैं उल्टा कह दूँ, मैं कह दूँ कि एयर से गिलास में दाखिल हो रही है, तो अब आपका n1 एयर होगा। मेरी बात समझ में आ गई? ज़रूरी नहीं है कि n1 मैं कहूँ कि एयर ही होगा, डेंसर ही होगा, रेयर ही होगा, नो। जिस मीडियम से लाइट एंटर हो रही है वो n1 है, और जिस मीडियम में एंटर हो रही है वो n2 है। सिर्फ इतनी सी समझने वाली बात है, ठीक है। चलिए अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं, जस्ट वेट। चलें जी, ये हमारी प्रैक्टिकल कॉपी है, और हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो यही है। वो क्या कहता है? 12th चैप्टर का इसकी थेरी है कि आपने वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करना है यूजिंग अ ग्लास लैब। देखें जी, ग्लास लैब इस तरह की होती है, ठीक है। ये एक 3D शेप होती है। मैं आपको बना के बता देती हूँ। ये एक ऐसी 3D शेप होती है। ये तो मैंने बिल्कुल ही वो बना दिया ना, स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल में बनाना है, ठीक है। ये इस तरह से आपको 3D शेप होती है, आपको ऐसे, ठीक है। इन्होंने ये वाली जो आपको साइड है ना, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ, ये वाली साइड्स आपको शो नहीं की हुई, ठीक है। आपको जस्ट आउटलाइन दी हुई है। इस साइड को ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, इसको सी कह रहे हैं और इसको डी कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने ऐसे लेबल किया हुआ है ए बी सी और डी, ठीक है। क्लियर? चलें जी, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे मूव करते हैं। अब आप गिलास लैब से देखें, 2 दफ़ा रिफ्रैक्शन हो रही है। कैसे 2 दफ़ा रिफ्रैक्शन हो रही है? एक बारी एयर जो है आपकी एयर से दाखिल हो रही है और गिलास में जा रही है। नाउ गिलास से निकल रही है और आपकी एयर में दाखिल हो रही है, यानी आपकी 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रही है भाई। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपने सबसे पहले एक पेपर पे ग्लास स्लैब रखना है, उसकी आउटलाइन बना लेनी है, और फिर आपने 2 नीडल्स लेनी है, ठीक है, पी एंड क्यू। एक नीडल का नाम पी रख दें, एक का क्यू रख दें, आपकी मर्जी। आप ए बी सी डी, क्योंकि आपने साइड्स ली हैं, इसके अलावा एक्स वाई रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। हमने
पिन्स ले लिए। लेट्स सपोज़ कि हम इसी की फॉलो कर लेते हैं कि क्या रखना है, पी क्यू ले लेते हैं। उन दोनों को नीडल्स को हमने ऐसे और ऐसे अपना कर देना है, और फिर हमने इस साइड पर आकर ना उनका बिल्कुल एक ही लाइन में उनको चेक करना है कि जब वो हमें एक ही लाइन में शो हो रही हो, जिस जगह पे वो हमें शो हो रही हैं वहाँ पे हमने 2 पिन्स और लगा देनी है। और पिन्स को आपने वर्टिकल रखना है, वरना आपका जो है वो गलत हो सकता है सारा कुछ, ठीक है। ये आपने कर लेना है, और फिर आपने पिन्स निकाल के ना वहाँ पर पेंसिल से डॉट लगा के ऐसे सर्कल कर लेने हैं, और आपने फिर इस पॉइंट को इधर से मिला लेना है और इस पॉइंट को इधर से मिला लेना है। और ज़ाहिरी बात है कि बीच वाला ये आपने इसको ऐसे मिला लेना है, ठीक है। ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब आगे मूव करते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी आप अपना कोई भी सरफेस लें, उसके ऊपर आप इंसिडेंट रे लें, आप इंसिडेंट रे ले रहे हैं, आपको पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है। आपको अपनी रिफ्रैक्टेड रे बनाने से पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है, यानी कि जब आपकी ये इंसिडेंट रे आई तो आपने पहले नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। और फिर ये जब आपकी रे निकली है, ठीक है, ये ऐसे हो गया आपका, फिर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया और देन आपको पहले नॉर्मल्स ड्रॉ करने, वरना गलती का चांस होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ चेक कर लें, इसको हम जब मूव करके आगे चलते हैं, देखें जी, ये जो आपको पता है नॉर्मल और नॉर्मल एन और एन डैश शो कर दें, दूसरे नॉर्मल को एस और एस डैश शो कर दें, आपकी मर्ज़ी है। आप टी और टी डैश शो कर दें, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी शो कर सकते हैं, ठीक है। एन और एन प्राइम है, या आप इसको डैश कह रही हूँ, एन एन प्राइम, एस और एस प्राइम, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल बनता है वो थीटा आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और जो आपका ये वाला नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, पहले केस की रिफ्रैक्टेड रे तो ये थी ना, इसके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो आपका होगा थीटा आर, ठीक है। नाउ अब जो समझने वाली बात है वो ये है, गौर से देखें। अब यहाँ पर आप इसको मैं और जूम करती हूँ, देखें यहाँ पर। अब फिर इस एंगल को, ये तो आपका रिफ्रैक्टेड रे आ रही थी, सवाल ये पैदा होता है तो इस एंगल को थीटा, इसको इस एंगल को आई प्राइम क्यों कह रहे हैं? ये तो आपके हिसाब से रिफ्रैक्टेड होना चाहिए, नहीं। अब इस रे ने इस पॉइंट से बाहर निकलना है, इस वाले प्लेन से बाहर निकलना है, अपने मीडियम को चेंज करना है। और जब भी लाइट जो है अपने मीडियम से मीडियम चेंज करती है तो पहली इंसिडेंट रे कहलाती है और दूसरी रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है, ठीक है। अब इस केस में आपका जो ग्लास में से रे निकल रही है ना, वो आपकी इंसिडेंट रे है, यानी कि क्योंकि आप पहले आई ले चुके थे तो आपको उसको चेंज करने के लिए आई प्राइम लगाना पड़ेगा आई पे, ताकि वो आई और आई मिल ना जाए। आपकी मर्जी है, आई वन और आई टू भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आर है, ठीक है, ये आर है, और यहाँ पर आर प्राइम है, आप इसको आर वन और आर टू भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब इस केस में आप चेक कर लें कि आपकी जो बाहर निकल रही है वो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, और इसको आप इमर्जेंट रे कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और समझने वाली वो ये है कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है और जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाती है। देखें, ये आपकी रेयर से ये आपकी रेयर है ना, एयर से आपकी डेंसर गिलास में जा रही है तो आपकी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो गई। अब ये देखें, गिलास डेंसर है, डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये आपने एक चीज़ को याद रख लेना है, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं, ये बहुत ही आसान सा काम था। अब हम देखते हैं हमने अपना टेबल कैसे फिल करना है। हमने 3 दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट दोहराना है। पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हमने 2 पिन्स जो पुट करनी है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेना है और फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लेना है, ठीक है। और फिर अगर हमें वो यहाँ पे इन्होंने कॉलम खाली छोड़ा है, मेरा ख्याल है यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो एन होता है साइन ऑफ, एक सेकेंड में चेक करूँ कि इन्होंने छोड़ी हुई है जगह कि नहीं। यस, देखें यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखें, इसको क्लोज करने, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही है कि इन्होंने यहाँ पे मिस किया हुआ है, ये देख लें, यहाँ पर इन्होंने मिस किया हुआ है, यहाँ पे इनको एन लिखना था, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन निकालना है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ आप सबने पढ़ा है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? n1 साइन ऑफ आई बराबर होता है n2 साइन ऑफ आर के, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ये साइन ऑफ आई है, ठीक है, ये है इंसिडेंट एंगल का साइन, ठीक है, और ये जो साइन आर है ये है आपका रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन, ठीक है। और n1 और n2 क्या हैं? आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। अच्छा, अब आप अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इंटरचेंज करें, ठीक है, यानी कि जस्ट आपको n1 से n2 की रेशो लेनी है, यानी कि आपकी क्या चेंज हो रही है। अगर आपको देखें, अगर आप करते हैं n1 नीचे इधर लेते हैं और n2 इधर ले जाते हैं तो साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ आई आ जाएगा, सही बात है, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका आ जाएगा? पहले का आ जाएगा दूसरे के मुकाबले में,
ठीक है, पहले का आ जाएगा दूसरे के मुकाबले में, ठीक है, कि पहले का कितने गुना है दूसरे से, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दें, यानी कि n2 अपॉन n1 कर दें, तो अब आपका साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ जाएगा कि दूसरे का कितना है पहले के मुकाबले में, ठीक है, यानी कि n ऑफ 2 1, यानी कि दूसरे मीडियम का एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, वेट, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि हमने यहाँ पर, ये मैं दोबारा लिख रही हूँ वरना लिखे बगैर चारा कोई नहीं है, साइन ऑफ आई, यहाँ पे आप एंगल का निशान भी डाल सकते हैं, सिंबल डाल सकते हैं, साइन ऑफ आर, क्लियर। अब मैं कर रही हूँ n1 अपॉन n2 बराबर होगा साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ आई, क्लियर। अच्छा, अब आपने पहले का निकालना है एज़ कम्पेयर टू सेकंड, तो आप लिखेंगे आपका साइन ऑफ आई यहाँ पर कितना है और आपका साइन ऑफ आर, लेट सपोज कि ये 50 आया था, ये 60 था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, पहले इसको 50 60 मिटा दूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, लेट सपोज कि ये 60 था और ये 50 था, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको सेपरेट कर लें यहाँ से कि ये से मिक्स ना हो, ठीक है। साइन ऑफ आर यानी कि साइन ऑफ 50 अपॉन साइन ऑफ 60, ठीक है। तो इसको आप निकालेंगे तो ये आपका n1 अपॉन n2 आ जाएगी, यानी कि एज पहले का एज़ कम्पेयर टू सेकेंड, ठीक है। तो आपने इसी तरह से सबको निकाल लेना है और इन सब का जो है मीन ले लेना है, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस का कैसे, क्योंकि जब आप पिन को, ये आपने पिन्स यहाँ लगानी है, जब आप डिफरेंट लेंगे, कभी पिन्स आपकी इस तरह, फिर आप इस तरह कर लें, देखें एंगल चेंज हो गया, अब आप कोई इस तरह कर लें, ये ले, अब फिर एंगल चेंज हो गया आपकी पिन्स का। तो इस तरह जिस तरह आप पिन्स लगाएंगे आपका एंगल चेंज होता रहेगा और आपके पास 3 रीडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू, इसके अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, देख लें वही चीज़ जो मैं आपको समझा रही हूँ कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि हमारे पास n2 1, यानी कि एज कम्पेयर टू 1, यानी कि हमें क्या गिवन है, मैं दोबारा लिख रही हूँ, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, ये बार बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब वो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी कि n2, n1 को n2 अपॉन n1 बराबर हो जाएगा, यानी अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो ये नीचे आ जाएगा इसके, यानी साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। अब ये रेशो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर की है, ठीक है। n2 अगर आपका है ऊपर तो यहाँ पर साइन ऑफ आई, और अगर n1 ऊपर है तो उसके सामने साइन ऑफ आर होना चाहिए, क्लियर हो गई। ये चीज़ बहुत अच्छे से जहन में रखें, ठीक है। मैं इसको रेस कर दूँ, अब मैं अपने क्वेश्चन के मुताबिक करूँ, यानी कि आपके पास n2 है, आपके पास मीडियम 1 यानी कि n2 अपॉन n1 है आपके पास 2.4, ठीक है। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल x, हमें एंगल x की वैल्यू बतानी है, तो चेक कर लेते हैं कि जी एंगल x क्या है। एंगल x आपका है रिफ्रैक्टेड एंगल, सही बात है ना, एंगल x आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठहरें, ये मैं पूरा एक साथ ही करती हूँ और इसको मैं इसके दूसरे पेन से करती हूँ ताकि मसला नहीं हो, ठीक है। चलें जी, अब हम अपना करते हैं, हमें n2 गिवन है एज़ कम्पेयर टू, ये हमें 2.4 गिवन है, ठीक है। और हमें अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना गिवन है, 50 गिवन है। जब मैंने कहा कि n2 अपॉन n1 लिखेंगे तो फिर आप यहाँ पर साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर लिखेंगे, ठीक है, साइन ऑफ आर। तो आप वैल्यूज़ पुट कर दें, कैसे निकलेंगी, n2 अपॉन n1 आपके पास कितना है, 2.4 है, और साइन ऑफ आई आपके पास है 50, तो आप साइन ऑफ 50 का आंसर निकाल लें जो आपके पास आ जाए, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको इंटरचेंज कर दें, ये ऊपर चला जाएगा साइन ऑफ आई, और साइन ऑफ आर है ना नीचे, तो मैंने साइन ऑफ आई क्यों लिखा है, साइन ऑफ आर है नीचे, ठीक है। साइन ऑफ आर ऊपर चला जाएगा, 2.4 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ आर बराबर है साइन ऑफ 50 अपॉन 2.4, जिसको आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी लेट सपोज कि इसका आंसर जो भी आ गया XYZ, फ़र्ज़ करें इसका आंसर Z आ गया, तो आपने क्या करना है, R को यहीं छोड़ देना है और साइन को वहाँ लेके जाना है, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो आपने जो भी आपका आंसर Z में आया है ना, यानी कि Z को मैं आंसर कह रही हूँ, तो आपने उसका साइन इन्वर्स ले लेना है, वो आपका एंगल है जो कि रिफ्रैक्टेड एंगल है, क्लियर, ठीक है। समझ आ गई होगी आई होप आप सबको। इसको पहले रेस कर दें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n आपको गिवन है 1.65। अब वो मीडियम 1 और 2 को भी नहीं कह रहा, वो आपको जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है। इसको समझ लें, इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ एग्जैक्टली द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो अपने ही सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में मर्ज हुआ हुआ है, यानी कि डिप हुआ हुआ है। द सॉलिड डिसअपियर हो जाएगा। एक्सप्लेन द फिनोमेना। चलें जी, अब ये बड़े मज़े का फिनोमेना है। ये फिनोमेना ये कहता है कि अगर दोनों आपके जो मीडियम है ना, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ठीक है। लेट सपोज इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स है, ठीक है। तो कोई चीज़ आपने फ़र्ज़ करें कि कोई आपने ये बॉल सी है, आपने इस वाले मीडियम में बॉल रखी हुई है, लेकिन इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स है, इसका भी एक्स है। तो जब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है, इस लिक्विड का भी एक्स है। तो क्यों नहीं नज़र आएगी? इसलिए कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट ने बेंड ही नहीं होना, ठीक है। तो जब लाइट ने बेंड ही नहीं होना तो फिर आपको ये चीज़ ऐसे लगेगा जैसे ये डिसअपियर हो गई है। इसको कहते हैं ऑप्टिकल इनविजिबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल इनविजिबिलिटी। क्लियर? ठीक है, चलें जी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको रेज करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है, बाय अप्लाइंग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। आपने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करनी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास स्लैब का विदाउट मेजरिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपने मेजर नहीं करना और आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब निकालना है बाय अप्लाइंग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हुए। वेट, एक तरीका तो ग्राफिकली होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से मैं इसको देखती हूँ, फिर हम इसको बाद में करते हैं, हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ डज एक्सपेरिमेंट प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में लाई करे। तो आप चेक कर लें, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे फुलफिल होता है। कैसे फुलफिल होता है? ये एक प्लेन है, ठीक है ना, ये आपका एक ही प्लेन है और ये आपका इसी पर लाई कर रहा है, ये और ये, ठीक है। ये आपका सारा कुछ इसी पर लाई कर रहा है, ठीक है। ये देखें, ये आपका एक प्लेन हो गया, ये वाली सरफेस ए भी एक प्लेन है, ठीक है। ये आपकी रे, ठीक है, ये आपका नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये सेम प्लेन में लाई कर रही है। तो आपका जो पहला लॉ है वो सेटिस्फाई होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आर रे ट्रैवल फ्रॉम वाटर टू एयर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। वाटर से एयर में ट्रैवल कर रही है 40 डिग्री, यानी कि आई हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 40 डिग्री है। ये बात समझ लें, ठीक है। नॉर्मल से बना रहा है वो, ठीक है, वो तो ज़ाहिरी बात है नॉर्मल से बनाएगा। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द एयर। आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एयर का मालूम करना है इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33, ठीक है। तो जो आपका साइन ऑफ आई है वो 40 है, 40 डिग्री है, और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब ये देखें कि वो वाटर से एयर में दाखिल हो रही है, ठीक है। तो आपका N1 होगा 1.33 और N2 यानी कि आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। और आपने R बताना है, ठीक है, R बताना है, तो वही आप लगाएं कि N1 साइन ऑफ आई इज़ इक्वल टू N2 साइन ऑफ आर। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये 1.33 पुट करें, साइन ऑफ आई ये है आपका 40 का साइन लेके यहाँ लिख लें जो भी आता है, और N2 आपका 1 है, और साइन ऑफ आर का आप साइन ऑफ आर लिखें, ठीक है। जब आपका एक आंसर आ जाएगा, यानी कि इनका मल्टीपल आ जाएगा, उसका आप साइन इन्वर्स ले लें। तो साइन इन्वर्स आप लेंगे अपने आंसर का, तो आपको आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? चलें, नाउ क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हेन यू लुक एट रिफ्लेक्शन इन अ शीट ऑफ ग्लास। अगर आप किसी शीट ऑफ गिलास के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखें तो क्या होता है? यू ऑफन सी अ डबल इमेज। क्यों भाई ऑफन सी डबल इमेज हमें इसलिए नज़र आती है कि रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन कैसे होती है कि फ़र्ज़ करें कि ये मैंने ग्लास, ये देखें, ये आपका फ़र्ज़ करें शीट ऑफ गिलास है, ठीक है। ये आपका 3D मैं बना रही हूँ इमेज, मैंने सिर्फ ये साइड बनाई है अब आपकी, ठीक है। ये है फ़र्ज़ करें
ये हमें इसकी विड्थ नज़र आ रही है, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो अब जब रे आपने देखा कि यहाँ आई, पहले इंसिडेंट रे हुई, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे हुई, फिर ये इमर्जेंट रे हुई। तो पहले तो आउटर सरफेस यानी कि इसका जो फ्रंट है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही है, फिर इसके बैक में भी हो रही है, यानी कि उधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है। तो एक प्राइमरी रिफ्लेक्शन हो रही है, एक सेकेंडरी रिफ्लेक्शन हो रही है। इसकी वजह से अक्सर आपको डबल इमेज नज़र आता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, ठीक है। अब आप इसके देख लें, ब्रेन रीजन है वो क्या कहते हैं कि वाई डज अ स्टिक इमर्स्ड ऑब्लिकली इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट। क्यों हमें बेंट नज़र आती है, और क्या फिर हमें शॉर्ट भी अक्सर नज़र आती है, ऐसा क्यों होता है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। हमें एक रे डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि पानी का जब आप ये एयर है, ये आपका वाटर है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है ना, ठीक है। तो जब आप एयर से खड़े होके देखेंगे, ये रे ऐसे गई है और ये नॉर्मल है, और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो गई है। जब ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाएगी तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी मोटी और छोटी नज़र आएगी, जो चीज़ वाटर में है। और या कभी कभी आपको मुड़ी भी नज़र आएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये बेंट हो गई है थोड़ी सी टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न। तो इस तरह आप रे डायग्राम से इसको शो कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाई डू द फेसेस ऑफ अ पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू यू अराउंड अ कैंप फायर अपीयर्स टू शिमर। क्यों हमें शिमर नज़र आते हैं? देखें, जब आपने फायर जलाई हुई है ना, ये फ़र्ज़ करें आपकी फायर जली हुई है, तो ज़ाहिरी बात है कि ये हॉट एयर इस एरिया में बहुत इसके करीब करीब ये हॉट एयर होगी, ठीक है। जब ये फायर है, ठीक है, ये हॉट एयर करंट्स हैं। और आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एक मीडियम का चेंज होता है, हॉट एयर करंट्स हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एक मीडियम का चेंज होता है, तो सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, जब जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे में एंटर होती है तो बेंड हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो रेयर में एंटर हो रही है या डेंसर में एंटर हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि हॉट एयर हल्की होती है, लेस डेंसर होती है, दूसरी एयर ज़्यादा डेंसर होती है। और जो लोग फ़र्ज़ करें कि ये ऐसे ऐसे ना, ये ऐसे पीपल बैठे हैं, ठीक है, मैं बल्कि थोड़ी सी मज़ेदार सी पिक बनाते हैं, ठीक है। ये पीपल बैठे हैं, सिटिंग हुए हुए हैं, ठीक है। अब ये इसको शिमर क्यों नज़र आ रहा है? ये देखें, बीच में हमारी ये फायर है और ये एयर करंट्स निकल रहे हैं इसमें से, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है कि पहले इसको यहाँ पे आँखों के यहाँ पे कोल्डर एयर है, यहाँ भी कोल्डर एयर है, लेकिन बीच में हॉट एयर है, तो मीडियम चेंज हो गया। पहले ये हॉट कोल्ड एयर से वो देख रहा है, तो हॉट एयर का मीडियम बीच में आ गया, फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन होगी, फिर अगेन रिफ्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से हमें कैंप फायर में बैठे हुए सामने लोगों के फेस जो हैं वो शिमर नज़र आते हैं, ठीक है। सिंपल सा इसका रीज़न था, ठीक है। तो ये वाला आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। इसका एक क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, वो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर करेंगे। मैं किसी भी प्रैक्टिकल के साथ आपको बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।